जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी के एग्जाम चैनल के ऊपर। हम हमारी आगे तैयारी बढ़ा रहे हैं और भारतीय संविधान की विशेषता से आज हम वापस शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय संविधान सभा की हमने बात कर ली थी। संविधान का निर्माण हो गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हम आज शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता हम रट के जाते हैं, रट के जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार उनको समझ लिया जाए तो हम आइडिया के आधार पर हम उसको उत्तर दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता में देखो, आज हमारा टॉपिक कौन सा है तो ये देख लीजिए, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता एक के एक का आराम से जो भी नाम पॉइंट होते हैं उनको अपन समझेंगे। पहला शब्द एकदम नॉर्मल सा, आप जो कहते हो लिखित संविधान। इस लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? आज तक मुझे जो भी आइडिया है आपको बताइए, लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आप संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, उसमें विभाजन नहीं कर सकते। ये एकात्मक विशेषता है, ये संघात्मक विशेषता है, ये केंद्राभिमुख विशेषता है, नहीं कर सकते ना। तो एक बार मुझे बताया जाए कि ये लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं। देखो, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इसका मतलब क्या उन्हें मुंह पे याद है? नहीं, लिखा हुआ तो उनके भी है, लेकिन एक संविधान सभा द्वारा एक तैयारी के द्वारा, एक मीटिंग के द्वारा, संविधान सभा की मीटिंगों के बाद में उस पर डिस्कशन होने के बाद में लिखी गई जो चीज होती है वास्तव में वो लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान पे आप क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा एक निश्चित तरीके से लिखा गया। यानी संविधान सभा द्वारा क्या लिखा गया? एक निश्चित तरीके से लिखा गया। आपसे पूछ ले अलिखित संविधान किसका है या मौखिक संविधान किसका है, तो आप क्या बताओगे? ब्रिटेन। क्या बताओगे? ये नोट लगा के याद रखना, भारतीय संविधान कैसा है? लिखित, क्योंकि एक संविधान सभा ने एक निश्चित तरीके से लिखा है। दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है? विस्तृत। विस्तृत संविधान। कैसा संविधान? विस्तृत। विस्तृत यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान। आप जब बात करते हो भारतीय संविधान की तो उसकी क्या विशेषता है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि जब मूल संविधान था 395 तो क्या थे? अनुच्छेद। क्या थे? अनुच्छेद। और 8 क्या थी? अनुसूचियां। क्या थी? मूल संविधान की बात कर रहा हूं, अनुसूची। और 22 क्या थे? भाग। वर्तमान स्थिति चेंज हो गई है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? ये मूल संविधान है, ये वर्तमान है। 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 के आसपास भाग है। ठीक है ना। मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे, तो बड़ा रहना ही है। 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण कानून बाद में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून पर, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित। टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं? 12 थी, कितनी? 8। भाग कितने हैं? 25 थे, कितने? 22। तो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान, यहाँ नोट लगा के ध्यान में रखोगे। सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो आप बताओगे यूएसए। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद। ठीक है, मात्र 7 अनुच्छेद है। हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। कितने वर्षों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। तो ये विस्तृत संविधान है।
ये विशेषता हो गई, नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, याद कर सकते हो। तीसरी विशेषता, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, इस लाइन से आप क्या समझते हैं? कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय अर्थात एक भाग है 20, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ये भाग भी संविधान में संशोधन करता है, लेकिन किस में संशोधन कर सकता है? कुछ क्षेत्रों में, कुछ जो अनुच्छेद है उन्हीं में। तो भारतीय संविधान की ये विशेषता रही है कि कुछ अनुच्छेदों में तो क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की अपन सोच भी नहीं सकते। तो कुछ मामलों में तो क्या है? कठोर है, और कुछ में क्या है? लचीला है। तो भारत क्या है? भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोर का समन्वय है, ना कठोर है ना लचीला है, दोनों का समन्वय है। क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुछ में तो की जा सकती है, कुछ में नहीं की जा सकती। आपसे पूछ ले संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में है? भाग 20। पूछे क्या बताओगे? 316। तो यह था कठोर एवं लचीलेपन का डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? का मतलब यह है कि भारत का कोई राष्ट्र, धर्म या पंथ नहीं है। देखो, अगर ढंग से समझा जाए तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म यानी होता है अच्छी चीज को धारण करना। धारण करना, जो अच्छी चीज है वो धारण करना कहलाती है। और पंथ जो होते हैं वो आज पंथ, अलग अलग पंथ होते हैं। तो भारत का कोई भी राष्ट्र पंथ या राष्ट्र धर्म नहीं है। धर्म एक अलग चीज होती है, पवित्र चीज होती है। तो पंथ का मतलब होता है जो गुट होता है, उसको आप पंथ कह सकते हो सकता है किसी भी धर्म का अलग अलग हो। तो पंथ, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं, लेकिन भारत सभी धर्मों की इज्जत करता है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत क्या करता है? सभी धर्मों का सम्मान करता है। बहुत अच्छी विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, सम्मान। भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत किस में विश्वास करता है? सभी धर्मों की सम्मान करता है। सभी को माननी भी चाहिए कि मैं किसी की रेस्पेक्ट करूं नहीं करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता, है ना। तो भारतीय संविधान भी इसी एक दार्शनिक विशेषताएं भी है। ये अलग अलग विशेषताएं होती है, प्रैक्टिकली अलग होती है, दार्शनिक अलग होती है। तो किसी की इज्जत करना ना करना वो आपके हाथ है, लेकिन आपके हाथ ये नहीं है कि आप उसका अपमान करें। तो भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का क्या करता है? इज्जत करता है, सम्मान करता है। आगे देखो, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, देखो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यह होता है 3 स्तरीय न्यायपालिका। भारत देश में कितने स्तर की बताई गई है? 3 स्तरीय बताई गई है। मतलब समझना, मान लो आज अपन यहाँ से जहां भी अपना गांव हो, जिला हो, वहां से बिलोंग करते हैं। सपोज करो कि यहीं परबसर के अंदर कोर्ट है। इस परबसर का कोर्ट जो है, मान अधीनस्थ न्यायालय या सेशन न्यायालय अगर माना जाए, अगर यहाँ से मुकदमा नहीं हुआ तो उसी का एक थोड़ी सी एक ब्रांच अपन मेड़ता की तरफ ले जा सकते हैं। वहां से भी अगर अपने को उचित न्याय नहीं मिले तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। वहां से भी अगर उचित न्याय नहीं मिले तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और उसके फैसले सभी को मानने पड़ते हैं। तो ये देखो एक श्रृंखला के रूप में है।
जैसे यहां पर है अधीनस्थ न्यायालय, कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। यहां से सही उचित फैसला नहीं मिला तो हम कहां चले गए? उच्च न्यायालय। अपने एरिया के हिसाब से जोधपुर की बात कर रहे हैं तो कहां चले गए? जोधपुर, है ना, उच्च न्यायालय। या इसके एक ब्रांच जयपुर में भी। यहां पर भी फैसला नहीं मिला सही तो मैं कहां जाऊंगा? उच्चतम न्यायालय। कहां जाऊंगा? उच्चतम न्यायालय, जिसे आप क्या कहते हो? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। तो देखो ये एक श्रृंखला के रूप में है या नहीं है कि उच्च न्यायालय के अधीन सभी न्यायालय आएंगे, यानी उच्च न्यायालय भी आएंगे 25 के 25 और अधीनस्थ न्यायालय भी आएंगे। उच्च न्यायालय के अधीन दोनों आ रहे हैं। उच्च न्यायालयों के अधीन कौन आएंगे? अधीनस्थ न्यायालय। भाई अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कौन होते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये एकीकृत न्यायपालिका है या नहीं है? मैं ये विशेषता पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं, सारों के अंदर केंद्र मजबूत हो रहा है, इसलिए ये केंद्राभिमुख या संघात्मक विशेषता है। सभी में केंद्र मजबूत हो रहा है। भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख बनाया गया है। भारतीय संविधान को कैसा बनाया गया है? केंद्राभिमुख। केंद्र यहाँ मजबूत हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ पॉलिटिकल समझने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो एकीकृत न्यायपालिका ऐसे होती है। अगली विशेषता देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है, कानून बनाने वाले को कहते हैं विधायिका यानी संसद, और राज्य विधानमंडल, राज्यों की। इधर होगी आपके कार्यपालिका, इधर होगी न्यायपालिका। तो इसको स्वतंत्र रखा गया है। कैसा रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है। क्यों रखा गया है? विधायिका और कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हस्तक्षेप करेगी तो कहीं ना कहीं मनमर्जी होगी। और कैसे व्यवस्था हुई? देखो ये सबसे पहली बात तो कैसे व्यवस्था की गई कि यहां का जो जज होगा, जो सीजीआई होगा या कोई भी कोर्ट का जज होगा, वो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा चयनित होगा। ठीक है, सिलेक्टेड होगा, एग्जाम देगा, उसकी कुछ योग्यताएं भी होगी। योग्यताएं होगी। इसके अलावा उसका वेतन होगा और उसकी रिटायरमेंट के लिए या पद मुक्ति के लिए एक आयु फिक्स की जाएगी। 60 है, 65 है, जो भी है। तो योग्यताएं हैं, वेतन है 60, और ये उम्र जो है वो डिपेंड करती है उसके रिटायरमेंट के लिए। तो वो व्यक्ति को ना तो किसी सरकार के गिरने का डर है, ना किसी वेतन के खाने का डर है, ना किसी वोट की टेंशन है, क्योंकि योग्यता के आधार पर वो बना है। ये सारे फैसले हैं जो वो खुद लेगा। यहां पर ये विधायिका और कार्यपालिका इसके अंदर क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? देखो कार्यपालिका का विधायिका के साथ अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि कार्यपालिका में जैसे मैं बात करता हूं लोकसभा की, इधर बात कर लेते हैं लोकसभा की, है ना। संसद, संसद का एक भाग कौन सा है? एक सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद के कितने अंग भाग होते हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने होते हैं? तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मैं लोकसभा की बात करता हूं। इधर आपको पता होना चाहिए कि जहां इसके अंदर कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही है, नौकरशाही दो भागों में बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूं मंत्री परिषद की, बात करता हूं मंत्री परिषद की, तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए इस लोकसभा का सदस्य तो बनना ही पड़ेगा ना। भाई सारे लोकसभा के सदस्य मंत्री नहीं बने, ये हमारे बात समझ में आई। 15% व्यक्ति क्या बने? सदस्य बने, वो हमारे बात समझ में आए। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि ये जो लोकसभा के सदस्य जो भी है, वो जो सारे मंत्री तो नहीं बने ना। जितने व्यक्ति बने
वो कहीं ना कहीं विधायिका के सदस्य है या नहीं है। अब विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का में बैठ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का तो अटैचमेंट है, लेकिन इसको स्वतंत्र रखा गया है कि आप इसके फैसलों में क्या करोगे, एकदम स्वतंत्र रहोगे। इस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ये भी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे चलो। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता आपसे पूछ लिया, भारतीय संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज को दी जाएगी, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को, या फिर संविधान को। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की है। संविधान का उल्लंघन किसी भी कीमत पे ना हो। ठीक है, 8वां देखो। मैंने अभी आपको ये सारी विशेषता बताई, वहां केंद्र ही तो मजबूत बन रहा है हर चीज के अंदर। बाकी कल इसको और समझाएंगे, डेफिनेट आपके सामने इसको बताएंगे। भारतीय संविधान में जो अपनाई गई है वो मिश्रित समाजवाद है भाई, है ना, समाजवाद की उत्पादन पर राज्य का उचित अधिकार, क्या होगा, उचित अधिकार होगा। एक शब्द आता है अगली विशेषता, गणतंत्र, आता है गणतंत्र, राष्ट्र का राष्ट्र का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, जनता द्वारा आ जाता है। तो मतलब ये होता है गणतंत्र का, ध्यान रहे। राष्ट्रपति देखो, अनुच्छेद 54 की बात करें हम, अनुच्छेद 54 की यदि बात करें तो हम लोकसभा के सदस्यों को वोट देते हैं, इट मींस एमपी को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी देते हैं, फिर वो राज्यसभा के भी को चुनते हैं। तो एमपी को वोट देते हैं, और देश के सभी एमएलए निर्वाचित, ये कैसे होने चाहिए, निर्वाचित, देश की सभी संस्थाओं के एमएलए, यानी 776 तो कौन होंगे, सांसद, लगभग अभी कितने हैं, 4046 के आसपास एमएलए हैं। लेकिन ये होने कैसे चाहिए, निर्वाचित, लोगों द्वारा चुने गए। भाई अपन एमएलए को वोट देंगे या सांसद को वोट देंगे, वो कैसे होने चाहिए, निर्वाचित। ये दोनों में व्यक्ति मिलके किसका चुनाव करते हैं, तो राष्ट्रपति का। देखो अप्रत्यक्ष रूप से चुना तो जनता द्वारा गए हैं ना दोनों, जनता ने इनको चुना और इन्होंने किनको चुन लिया, राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च पद किसके द्वारा चुना गया, इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुना गया। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है। आगे देखो, लोकतंत्र, के अंदर अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन। ये एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान में रखना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताऊं जो राजस्थान से रिलेटेड है। अब्राहम लिंकन जब प्रथम राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, ये भारत के दौरे पे आ रहे थे। भारत के दौरे पे आते वक्त माँ को इन्होंने कहा था कि माता जी मैं भारत घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं वहां देख के आऊंगा खूब सारी चीजें। उन्होंने कहा ताजमहल वगैरह भी है, खूब सी चीजें हैं वहां।
अब्राहम लिंकन की माता ने कहा था कि बेटा तू भारत जा रहा है तो भारत में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है मेवाड़। मेवाड़ में एक जगह है जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की मिट्टी का तिलक लगा के तो जरूर आना। ये इब्राहिम लिंकन की माता ने कही थी ये बात कि वो जो है वो धरती वीरों की धरती है, तो वहां से तिलक जरूर लगा के आना, चाहे दुनिया में किसी कोने में चले जाना, लेकिन वहां जाके जरूर आना। कितनी बड़ी बात है कि अब्राहम लिंकन की माता भी हल्दी घाटी के हमारे राजस्थान की हल्दी घाटी की वो प्रशंसा कर रही है। तो आगे देखो, अब्राहम लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, गणतंत्र हो गया, लिखित संविधान हो गया, विस्तृत संविधान हो गया, एकीकृत न्यायपालिका हो गई। अब देखो द्वैध शासन। अब पहले जो मैंने बताया ना वो सारे के सारे संघात्मक थे, केंद्र को मजबूत बना रहे थे। अब एकात्मक है जो राज्यों को मजबूत बनाएंगे। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है ये कि भाई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, राजस्थान के छोटे छोटे क्षेत्रों में या फिर हरियाणा के छोटे क्षेत्रों में या मुंबई के छोटे, महाराष्ट्र के छोटे क्षेत्रों में अपना कानून कैसे, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। तो मानना यह था कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनको भी क्या दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए, वहां पर भी मंत्री लोग हैं, उनकी सरकार हो। फिर धीरे धीरे तो पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत की कि नहीं, गांव, भारत जो है वो गांवों में बसता है, वहां के लोग भी सरपंच वार्ड पंच ऐसे चुने और उनकी सरकार उन्हीं के द्वारा चुनी जाए। तो ये द्वैध शासन होता है। द्वैध शासन का मतलब होता है केंद्र का शासन तो रहेगा जो रहेगा और राज्य सरकार भी होगी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का गठन, ये द्वैध शासन होता है। तो मना थोड़ी कर देगा केंद्र सरकार के नहीं यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे, ऐसे नहीं होता। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर अपना कर, ये होता है द्वैध शासन। प्रांतीय स्वायत्तता है, लेकिन इन सब में कौन मजबूत बन रहा है? अब सब मजबूत बनेगा आपके राज्य। पहले मजबूत कौन बन रहा था? वास्तव में केंद्राभिमुखी है हमारा संविधान, केंद्र को ही मजबूत बनाया जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को क्या दीजिए, प्रांतों में भी क्या है आपके चुनाव हो, जैसे पंचायती राज के चुनाव हो गए, सरपंच वगैरह वाले, पंचायती राज की व्यवस्था, ये प्रांतों व्यवस्था, सारी चीजें जो है वो आपको बता दी जाती है। आगे बात करें तो के बाद में तो कौन सा रहेगा अपने प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न यानी स्वयं का मालिक, स्वयं भारत किसी का अधीन नहीं है, भारत स्वयं का मालिक है। भारत का कोई मालिक नहीं है, भारत खुद का खुद मालिक है। यह है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समान है भारत। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना लें। यहाँ के समस्त नागरिकों को धार्मिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने वाली धर्म विचार अभिव्यक्ति उपासना और अभिव्यक्ति उपासना की स्वतंत्रता दिलाने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता और एकता बनाए रखने वाली इस संविधान सभा की आज तारीख 26 नवंबर 1950 मिति मार्क्सिस्ट 2006 विक्रमी को अधिनियमित अंगीकृत आत्मप्रीत करते हैं। ये सारे जो शब्द हैं वही तो मैंने बोले हैं यहाँ पे, यही तो है भारतीय संविधान की विशेषता। और पूछा जाता है हम भारतीय संविधान की विशेषता में न्याय कितने दिए हैं? 3 दिए, धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक। समता, भारतीय संविधान में समानता है ही, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको समानता शब्द ही नहीं है। कितनी समता दी गई है? 2 दी गई है। व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समता, अवसर की समता, ये सब खेल इन शब्दों का है।
तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषता। अब एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये कि राज्यपालों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखने में आ सकता है आरएस में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र द्वारा की जाती है। ये केंद्र को मजबूत बनाएगा। तो कैसी विशेषता है? केंद्राभिमुख। कैसी विशेषता है? केंद्राभिमुख। ये विशेषता केंद्राभिमुख है, क्योंकि देखो अगर राज्यपाल किसी निर्वाचित होता तो किसी ना किसी पार्टी से होता, और किसी ना किसी पार्टी से होता है तो सरकार को अपना काम करने में प्रॉब्लम आती है, या तो फेवर में लेता है या अनफेवर में रहता। हो सकता है मुख्यमंत्री का पार्टी का ना हो, तो निर्वाचित व्यक्ति जो होता है वो किसी बाउंडेशन में बंध जाता है। लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, केंद्र द्वारा की जाएगी, नियुक्ति की जा रही है, तो ये वास्तव में वहां के सरकार का, वहां के मंत्रियों का वगैरह का ध्यान रखेगा। तो इसलिए राज्यपालों की क्या होती है? केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये विशेषता इसको क्या बनाती है? केंद्राभिमुख यानी संघात्मक। संघात्मक विशेषता है ये। कैसी विशेषता है? जो मैंने आज पढ़ाई वो सब कल एक बार देख के आना, और उसके बाद में मैं इनको डिवाइड करूंगा कि एकात्मक कौन सी है और संघात्मक कौन सी है, ताकि फिर चीजें सामने पूछ लेगा वो तो एकात्मक विशेषता कौन सी है, संघात्मक विशेषता। एकात्मक जो राज्य को मजबूत बनाए और संघात्मक जो केंद्र को मजबूत। ओके, आगे मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।